नलदुर्ग है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह वीडियो बाकी वीडियो की तरह नलदुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में ही दिखाएगा, तो आप सरासर गलत है। नलदुर्ग की विशेषताओं के साथ हम नलदुर्ग के परिप्रेक्ष्य में नलदुर्ग के इतिहास का कथन करेंगे। नलदुर्ग यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जमीनी किला है, क्योंकि इसका विस्तार लगभग 3 किलोमीटर तक फैला है। ऐसे जमीनी किलों को महाराष्ट्र में भुईकोट किला कहा जाता है। भुई मतलब भूमि और कोट मतलब किला। महाराष्ट्र में इस तरह के कई भुईकोट किले हैं। इनमें दौलताबाद का भुईकोट किला अपनी संरक्षण प्रणाली के तंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगरे का किला भी भुईकोट किले का ही उदाहरण है। मुल्ला मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता द्वारा लिखित किताब तारीख़े फरिश्ता मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रामाणिक स्रोतों में से एक है। ह्वेनत्सांग, फाहियान और अल बरूनी की किताबों में किए वर्णनों को जो आदर मिलता है, उन्हीं की श्रेणी में तारीख़े फरिश्ता का भी जिक्र किया जाता है। इसी किताब में नलदुर्ग के किले की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि यह किला राजा नल ने बनवाया था। दक्षिण में राजा नल और दमयंती की अमर प्रेम कहानी काफी प्रसिद्ध है। निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल और विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती के बीच बिना देखे ही प्यार हो जाता है। फिर स्वयंवर में राजा नल दमयंती को जीत लेता है। दोनों का विवाह होता है, किंतु विवाह के पश्चात अपने भाई पुष्कर से राजा नल सब कुछ हार जाता है, जिस वजह से नल और दमयंती के बीच वियोग होता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। किसी तरह दमयंती अपने मायके पहुंचती है, जहां कुछ कालावधि के बाद दमयंती का फिर से स्वयंवर रखा जाता है। इधर दमयंती से बिछड़े दर बदर भटकते नल को करकोटक नाम का सांप डस लेता है, जिससे नल पूरी तरह से काला पड़ जाता है और वह इतना विद्रूप हो जाता है कि उसे कोई नहीं पहचान पाता। किसी तरह नल विदर्भ पहुंचता है, लेकिन उसे देखते ही दमयंती उसे झट से पहचान लेती है। उसे फिर से पाते ही नल फिर उत्साह से भर जाता है और एक बार फिर अपने भाई पुष्कर से जुआ खेल अपना सब कुछ वापस जीत लेता है। इस किले के एक एक पत्थर ने इस कहानी को घूंट घूंट कर पिया है। इसी वजह से इसे नलदुर्ग कहा जाने लगा। वैसे बाद में आदिल शाही के काल में शाहदुर्ग नाम भी दिया गया, किंतु जनता में नलदुर्ग नाम ही प्रचलित रहा। इस किले को बनाने में 15 साल लगे। कई साम्राज्यों ने इसे जीता और इस पर राज किया, जैसे चालुक्य, बहमनी, निजाम, आदिल शाही, मुगल, मराठे, अंग्रेज इत्यादि। 14वीं शताब्दी के बहमनी साम्राज्य में अलाउद्दीन बहमनी द्वितीय और मोहम्मद शाह बहमनी तृतीय के कार्यकाल में इस किले का जिक्र मिलता है। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण है
बोरी नदी का बहाव मोड़कर बनाया गया जलप्रपात, जिसे स्थानिक लोग नर और मादी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इस बहाव को मोड़ने की वजह से यहाँ एक बांध बनाया गया, जिसे पानी महल भी कहा जाता है। इस पानी महल ने किले के दो मुख्य भागों को जोड़ा है। एक है मुख्य किला और दूसरा रानी महल। लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एक बहते नदी के बहाव को ही मोड़कर उसे किले में दाखिल करवाया गया। इसकी खास वजह थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की सोच। उनकी इसी सोच की वजह से न सिर्फ किले की सुरक्षा बढ़ी, बल्कि किले की सुंदरता में चार चांद लगे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो कौन थे ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय? ये बीजापुर के आदिल शाही के वो सुल्तान है जिन्होंने अपने आप को भगवान गणेश और विद्या की देवी मां सरस्वती का पुत्र कहलवाया। ये वही अवलिया सुल्तान है जिन्होंने अपने नाखूनों को रंगवाना शुरू किया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर की आदिल शाही पर सन 1579 से लेकर 1626 तक राज किया। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था किताबे नवरस, जिसकी ज्यादातर कविताएं हिंदू भगवान और देवियों पर आधारित है। यही वजह है कि अगर नलदुर्ग में आपको कोई मंदिर दिखे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ये सुल्तान की धर्मनिरपेक्षता का सबूत है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हिंदू धर्म से, खासकर मां सरस्वती से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने बीजापुर का नाम बदलकर विद्या की देवी मां सरस्वती के नाम पर विद्यापुर कर दिया था। संगीत का चस्का इस कदर था कि अपने पसंदीदा तानपुरे को मोती खान का नाम भी दिया। संगीत के प्रति उनकी रुचि इस कदर थी कि उन्होंने नवरसपुर नाम का शहर भी स्थापित किया। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठने वाले इस शाह के कार्यकाल को बीजापुर की आदिल शाही का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।